हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अपने पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे बीटा कैटेनिन की। वहीं से आज प्रोसीड करेंगे। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. बीटा कैटेनिन जो बेसिकली इंड्यूस करता है ऑर्गेनाइजर के फॉर्मेशन को, और ये बीटा कैटेनिन खुद से रेगुलेट होता है GSK3 प्रोटीन के थ्रू, जिसकी हमने बात करी थी ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज प्रोटीन। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वो वीडियो जरूर देखिए। बीटा कैटेनिन सिर्फ GSK3 से रेगुलेट नहीं होता। बीटा कैटेनिन अपने साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स को साथ में लेकर चलता है, और इसमें एक मेजर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है TCF3। ये TCF3 क्या करता है? ये TCF3 बाइंड करता है कई सारे जीन्स के प्रोमोटर से। अगर ये TCF3 अकेला बाइंड किया हुआ है प्रोमोटर रीजन से, तो ये उस जीन को ब्लॉक करके रखेगा, इनहिबिट करके रखेगा, उस जीन की एक्सप्रेशन नहीं होगी। लेकिन अगर बीटा कैटेनिन इस TCF3 के साथ बाइंड कर जाए तो फिर उस जीन की एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब बीटा कैटेनिन कहीं ना कहीं एज एक्टिवेटर काम कर रहा है। अब यहां पर एक मेजर जीन है जिसे हम बोलते हैं साइमोइज। ये साइमोइज जीन एक्सप्रेस होता है बीटा कैटेनिन की हेल्प से, और ये साइमोइज जीन जाकर के एक्टिवेट करता है गूस-कॉइड जीन के एक्सप्रेशन को। तो एक सीरीज में है, बीटा कैटेनिन TCF3 से बाइंड करेगा, साइमोइज एक्सप्रेस कराएगा, साइमोइज के एक्सप्रेशन से साइमोइज प्रोटीन जाकर के बाइंड करेगा गूस-कॉइड से, और गूस-कॉइड जीन को एक्टिवेट करेगा, उसके प्रोटीन को एक्सप्रेस करवाएगा। लेकिन ये गूस-कॉइड प्रोटीन क्या करता है? ये ऑर्गेनाइजर रीजन में जाकर बहुत सारे अलग अलग जीन्स को एक्टिवेट करता है, और वहां से गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गूस-कॉइड के एक्सप्रेशन के लिए अकेला साइमोइज काफी नहीं है। साइमोइज के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, जैसे कि वेज1, वेज-टी और नॉडल रिलेटेड प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स TGF बीटा फैमिली के प्रोटीन्स हैं जो एक्सप्रेस होते हैं और गूस-कॉइड के एक्सप्रेशन में ये हेल्प करते हैं। ऑर्गेनाइजर टिश्यू की प्रॉपर्टीज को 5 मेजर फंक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट, द एबिलिटी टू बिकम डॉर्सल मेसोडर्म। सेकेंड, the ability to dorsalize the surrounding mesoderm into lateral mesoderm. Third, the ability to dorsalize the ectoderm into neural ectoderm. Fourth, the ability to initiate the movements of gastrulation. And fifth, the ability to cause the neural plate to become neural tube. दोस्तों, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट में। Which one of the following statements with respect to amphibian development is correct? First, the organizer is itself induced by nucleus center located in the dorsalmost mesodermal cells. Second, the organizer functions by secreting proteins like noggin, chordin, and follistatin that blocks BMP signal that would otherwise dorsalize the mesoderm. Third, in the presence of BMP activators, the ectodermal cells form neural tissue. And fourth, Wnt signaling causes a gradient of beta catenin along with anterior-posterior axis of the neural tube that appears to specify the regionalization of neural tube. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। Which of the following statements is correct? आगे बात करते हैं नॉगिन प्रोटीन की। ये नॉगिन प्रोटीन पाया जाता है ऑर्गेनाइजर में, और ये ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजर के बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉगिन की। इस नॉगिन की हेल्प से BMP4 और BMP2 ये दो प्रोटीन्स ब्लॉक होते हैं। ये नॉगिन BMP4 और BMP2 को इनहिबिट करता है, और ये BMP4 और BMP2 अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर सकते। इन द प्रेजेंस ऑफ नॉगिन, BMP4 एंड BMP2 कैनॉट बाइंड विद देयर रिसेप्टर। तो स्पीमैन मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर में ये नॉगिन इंड्यूस करता है डोर्सल एक्टोडर्म को, ताकि वो बनाए न्यूरल टिश्यू, और ये इंड्यूस करता है डोर्सल मेसोडर्म को, अदरवाइज ये मेसोडर्म बन जाती वेंट्रल मेसोडर्म। इस नॉगिन के अलावा दो और प्रोटीन्स होते हैं, कॉर्डिन और नॉडल रिलेटेड 3 प्रोटीन्स। ये भी ऑर्गेनाइजर का ही पार्ट है,
और ये प्रोटीन्स भी बीएमपी को इनहिबिट करते हैं, बीएमपी को अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देते। एक चौथा प्रोटीन आता है फोलिस्टेटिन प्रोटीन। इस फोलिस्टेटिन का भी यही काम है। ये फोलिस्टेटिन भी ऑर्गेनाइजर प्रोटीन है और ये BMP4 को अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देती। अब ये BMP4, BMP क्या है? BMP है बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन और इस BMP का ऑर्गेनाइजर के साथ 36 का आंकड़ा है। ऑर्गेनाइजर के प्रोटीन्स BMP को एक्सप्रेस नहीं होने देते, ऑर्गेनाइजर के प्रोटीन्स BMP को अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने दे रहे। जैसे हमने बात करी नॉगिन की, कॉर्डिन की, नोडल रिलेटेड प्रोटीन्स की और फोलिस्टेटिन की, चारों ही प्रोटीन्स लगे पड़े हैं किसी तरीके से ये BMP अपने रिसेप्टर से बाइंड ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि BMP अगर बाइंड करेगा तो जो एक्टोडर्म है वो बनाएगा एपिडर्मिस, लेकिन डोर्सल रीजन में जो एक्टोडर्म है उससे बनवाना है न्यूरल टिश्यू। सीधी बात, जो एक्टोडर्म है वो बनाना चाहता है एपिडर्मिस, लेकिन हम चाहते हैं कि जो डोर्सल रीजन में एक्टोडर्म है वो बनाए न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू बनाने के लिए जो BMP है उसको अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देना है, और इसको रोकने के लिए ऑर्गेनाइजर डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है तो वो अपने प्रोटीन सेक्रीट करता है और BMP को अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देता। तो बेसिकली जब ये BMP एक्टोडर्मल सेल से बाइंड करता है तो एक पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करता है। ये जीन होता है MSX जीन। MSX जीन अगर एक्टिवेट हुआ तो एक्टोडर्मल सेल्स बनेंगी एपिडर्मिस। उसका उल्टा, अगर MSX जीन एक्टिव नहीं हुआ, इनहिबिट हुआ, तो एक्टोडर्मल सेल्स बनेंगी न्यूरल टिश्यू। तो अब BMP की कहानी हमारी समझ में आ गई। ये BMP एक्टोडर्म में जैसे एक्टिवेट कर रहा है MSX जीन को, ऐसे ही मेसोडर्म में ये एक्टिवेट कर रहा है XVENT जीन को। ये BMP अपने लो डोजेस पे एक्टिवेट करता है मसल फॉर्मेशन को, इंटरमीडिएट डोज पे ये एक्टिवेट करता है किडनी फॉर्मेशन को, और हाई डोज पे ये BMP एक्टिवेट करता है ब्लड फॉर्मेशन को। तो अगर BMP की डोज बहुत हाई होगी तो बनाएगा ब्लड। इसका मतलब BMP का एक ग्रेडियंट बना है। कहीं BMP की कंसंट्रेशन बहुत लो है और दूसरे एंड पर BMP की कंसंट्रेशन बहुत हाई है। ये ग्रेडियंट स्टैब्लिश करवाता है ऑर्गेनाइजर। इसके प्रोटीन्स जो BMP को बाइंड नहीं होने दे रहे अपने रिसेप्टर से, कहीं पर इन प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। जो ऑर्गेनाइजर से निकले प्रोटीन्स हैं, नॉगिन, कॉर्डिन, नोडल रिलेटेड प्रोटीन या फिर फोलिस्टेटिन, ये प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो BMP की कंसंट्रेशन अपोजिटली बहुत कम हो जाएगी, और अगर इन प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो ऑब्वियसली BMP अपना काम शुरू कर देगा। तो एक पॉइंट पर BMP की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी तो वहां से ये बनाएगा मसल सेल्स, और दूसरे पॉइंट पर BMP की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो वहां ये बनाएगा ब्लड सेल्स। दोस्तों इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट है जीनोपस में राइट और लेफ्ट एक्सिस फॉर्मेशन। राइट और लेफ्ट एक्सिस के लिए एक इंपॉर्टेंट जीन है जिसे हम बोलते हैं XNR1 जीन या फिर जीनोपस नोडल रिलेटेड 1 जीन। ये XNR1 जीन इस एग के लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेस होता है, राइट हैंड साइड में एक्सप्रेस नहीं होता, केवल लेफ्ट हैंड साइड में ही ये एक्सप्रेस होता है। ऐसा देखा गया है कि अगर हमने इस XNR जीन को या फिर इसके प्रोटीन को इस एग के राइट हैंड साइड में इंजेक्ट कर दिया तो बॉडी की जो राइट और लेफ्ट एक्सिस है वो खराब हो गई। सवाल ये आता है कि ये XNR1 जीन केवल लेफ्ट साइड में एक्सप्रेस क्यों हो रहा है। इसको पता लगाने के लिए देखा गया कि जब कॉर्टिकल रोटेशन होती है साइटोप्लाज्म में तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं जो इस कॉर्टिकल रोटेशन को कॉज करवाते हैं, यही माइक्रोट्यूब्यूल्स XNR1 को एक्सप्रेस करवाते हैं लेफ्ट साइड में। अगर इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन को हम ब्लॉक कर दें तो कोई भी राइट लेफ्ट एक्सिस नहीं बनेगी। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है वेज1 प्रोटीन, जो ऑब्वियसली वेजिटल रीजन में प्रेजेंट होता है, लेकिन इस वेज1 की एक्सप्रेशन भी लेफ्ट साइड में ही होती है। अगर इस वेज1 की एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड के साथ साथ हम राइट साइड में भी करवा दें तो फिर से एक और सेकेंडरी एक्सिस बन जाएगी और राइट लेफ्ट जो पोस्चर है बॉडी का वो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। जो हार्ट और गट की पोजीशंस हैं वो रैंडमाइज हो जाएंगी। XNR1 प्रोटीन एक्टिवेट करता है PITX2 प्रोटीन को, PITX2 जीन को। PITX2 जीन से बनता है PITX2 प्रोटीन। ऑब्वियसली ये PITX2 भी लेफ्ट साइड में ही एक्सप्रेस होता है। फिर से अगर हमने PITX2 प्रोटीन को राइट साइड में इंजेक्ट कर दिया
तो इस एनिमल की जो हार्ट की और गट की पोजीशन है वो रैंडमाइज हो जाएगी और बॉडी में राइट लेफ्ट एक्सिस नहीं बनेगी या ठीक से नहीं बनेगी, खराब हो जाएगी। दोस्तों स्पीमैन ने कहा था 1927 में, वी स्टिल स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ रिडल्स बट नॉट विदाउट होप ऑफ सॉल्विंग देम, एंड रिडल्स विद द होप ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट मोर कैन अ साइंटिस्ट डिजायर। तो ऑब्वियसली अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको CSIR नेट का एग्जाम निकालना है, क्रैक करना है, और क्रैक करने के बाद आपके सामने आएंगी मेजर रिडल्स, जो लाइफ की रिडल्स होती हैं। जब आप रिसर्च करने पर जाएंगे तब आपको पता चलेंगी। फिलहाल हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो CSIR नेट से पूछा गया है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग एम्फीबियन डेवलपमेंट। Fibronectin plays an important role in enabling the mesodermal cells to migrate into the embryo. Organizer secrete proteins that block the BMP signal that allows the ectodermal cells to become epidermis. Wind signaling causes a gradient of beta-catenin along the anterior-posterior axis of the neural plate, which appears to specify the regionalization of neural tube. And option D, the more ventral blastomeres in the endoderm have high expression of nodal related proteins. Which one of the following options represents the combination of all correct statements? Is it A and B, or A and C, or B and C, or C and D? दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। पहले क्वेश्चन के लिए लिखिए क्वेश्चन 1 आंसर दिस, क्वेश्चन 2 आंसर दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।